हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपना कंप्लीट कर देंगे 50% सिलेबस, जो कि एक रैपिड रिवीजन है। ये उन लोगों के काम आएगा जिसने आज तक एक बार भी किताब उठा करके नहीं देखी है और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और जो जिसने पढ़ रखा है उन लोगों के लिए इसलिए बेनिफिशियल है ताकि उन लोगों का रिवाइज हो जाएगा कौन सा टॉपिक कहाँ से है क्या चीज नहीं है। तो दोनों के लिए जो रैपिड रिवीजन जो हो रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखना मत छोड़िए। इससे आपका क्या होगा, रिवीजन होगा, और जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही आपके माइंड सेट में क्लियर कट बैठेगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से है, कहाँ से क्वेश्चंस रेज आउट किया गया है। तो कोशिश ये करिए कि इसको मतलब कि आप एक तरीके के रिवीजन के तौर पे इनको लीजिए। तो आज हम कंप्लीट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम जो हमारा नया ग्रुप जो बनाया है उसका आपको लिंक दे दिया जाएगा। जिसको ज्वाइन करना है वो वहां से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें कुछ पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी जो सभी लोगों के कुछ काम आ सकेगी। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्टिंग में एक बार बोल देते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अपने कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, रैपिड रिवीजन आपको फायदेमंद हो रहा है, बेनिफिशियल है या नहीं है। और बेनिफिशियल है तो कितना बेनिफिशियल हो रहा है, तो उसी के बेसिस पे हम अपनी जो बाकी के टॉपिक्स रह गए हैं जिसमें अपना मैनेजमेंट है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंसिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की, उसकी भी एक दो मैराथन क्लासेस लेकर के आएंगे जिसमें कि हमारा बिजनेस स्टडी का पूरा खत्म। और आज से ही आपको अकाउंटेंसी की मैराथन क्लासेस भी मिलेगी जिस पे आपका क्विक रिवीजन करवाया जाएगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से है, और उसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी आप लोगों को करवाए जाएंगे क्योंकि बिजनेस स्टडी हम लोगों ने काफी बार रिवाइज कर लिए, बच गया हमारा अकाउंटेंसी। अब हम अकाउंटेंसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को करना पड़ता है। देयर आर द थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन प्रोसेस। पहले क्या है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। तो ये क्या है, थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। और बात आता है कि हमारा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। अब बात है कि प्रमोशन ऑफ कंपनी में क्या बोला गया है, एन एंटाइटल कैपिटलाइजिंग द बिजनेस आइडियाज टेकिंग द इनिशिएटिव स्टार्ट्स टू कंपनी सो अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी गेट्स इनटू प्रोजेक्ट। पहले सोचेगा भी कौन सा बिजनेस करना है, कौन सी कंपनी करनी है, और उसके बाद उसे एक्शन में लेकर के आएगा। प्रमोटर्स कौन होते हैं, द टर्म प्रमोटर्स डिफाइन द सेक्शन 269 कंपनी एक्ट 2013 का ये बताता है whose name has to be has been named as a such a prospectus is identify the company annual return referred in section 92 who controls over the affair of the company। जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेदर द शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर अदरवाइज इन ऑर्डिनेंस विद द एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी इज accustomed to act providing that nothing subclose shall be applicable person who is acting merely in professional। एक तरीके के हम सिंपल भाषा में बोले तो प्रमोटर्स वो होता है जो हमारे कंपनी को खुलवाने में, ऑपरेट करवाने में, इनकॉर्पोरेशन करवाने में हेल्प करता है। उस आदमी को हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स है। और प्रमोटर्स की डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग दी है, टू सेक्शन 269 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। फंक्शन क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का पता लगाएगा, फिजिबिलिटी ऑफ स्टडी स्टडी करेगा, टेक्निकल का, फाइनेंशियल का, इकोनॉमिकल का, भाई हमें कहाँ से पैसे चाहिएगा, क्या शेयर इशू करना है, मनी कैन नॉट बी सिक्योर्ड, प्रोजेक्ट्स में भी अबंडेंट, तो मतलब ये सब का चीज करेगा। नेम अप्रूवल दिलाएगा, कंपनी का नाम होगा वो दिलवाएगा। तो फिक्सिंग द सिग्नेचर ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन, एसोसिएशन के ऊपर सिग्नेचर करवाएगा। द मेंबर हु विल साइन द प्रपोज्ड कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रमोटर। प्रमोटर के द्वारा क्या होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए। द हु साइन द मेमोरेंडम आर ऑलवेज द ऑल्सो द कंपनी फर्स्ट डायरेक्टर। जो साइन करेगा मेमोरेंडम पे वो क्या होगा, कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर होगा। दीज आर द सेंड कन्वर्टेड डायरेक्टर्स एंड टू परचेज द कंपनी क्वालिफिकेशन शेयर इज रिक्वायर्ड। फिर अपॉइंटमेंट लेगा, प्रोपोर्शंस की, फिर प्रिपरेशन नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, और डॉक्यूमेंट्स बना करके सबमिट करेगा किसको, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को, to be registered under the law। The memorandum of association, article of association, constant of directors are to be documents requirement। ये हमारी documents है। There are 6 documents in total। total कितनी documents है, 6 है। memorandum of association memorandum of association identified company के goals है। The memorandum of association is stamped signed witness in case of public company it must be signed। public company में 7 मेंबर से क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। फॉर
प्राइवेट प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स सिग्नेचर क्या है सफिशिएंट है। ये तो याद रखने की बात है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे कितने मेंबर्स के साइन होने चाहिए? 7 मेंबर्स के क्या होने चाहिए? साइन होने चाहिए। और प्राइवेट है तो प्राइवेट पे 2 के होने चाहिए। नो कॉर्पोरेशन कैन बी engaged in activity that not outline the memorandum of association, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो एक्टिविटीज रख दी उससे बाहर कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। कोजेज क्या है? नेम क्लोज है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ऑब्जेक्ट क्या है, लाइबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी होगी, सब्सक्रिप्शन क्लोज, तो ये सब क्लोज गिवन है मेमोरेंडम एसोसिएशन में। अब बात आते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये इंटरनल रूल्स है। ये इंटरनल रूल्स है किसके? कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 कंपनी एक्ट 2013 आर्टिकल रेफर्स टू द कंपनी आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं किसके? कंपनी के। अब बात आता है कि कंसेंट्स ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर इन एडिशन टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एवरी नॉमिनेटेड डायरेक्टर मस्ट बी साइन इन परमिशन लेकर का नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर को परमिशन लेकर के बनाया जाएगा। क्लियर है बात? एग्रीमेंट किया जाएगा, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होगा, रिसिप्ट ऑफ फी। उसके बाद पोजीशन ऑफ ए प्रमोटर। प्रमोटर क्या पोजीशन है? ए फर्म प्रमोटर्स हैव ए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी विद द मोस्ट नॉट अब्यूज। दे कैन ओनली मेक ए प्रॉफिट इफ पब्लिक रिवेल। दे कैन नॉट मेक एनी हिडन गेन्स। मतलब प्रॉफिट कमाएगा और वो सबको बताएगा, और ऐसा नहीं है कि वो हिडन गेन भी कर सकता है, नहीं करेगा, मतलब नहीं कर सकता। उसके बाद है नॉन डिस्क्लोज द कंपनी हैव राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिक्लेम द मनी पेड टू द प्रमोटर्स है। इट कैन सू द डैमेज लॉस इनकर्ड बिकॉज ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन नॉट बीन डिस्क्लोज। तो ये सब काम किसके है? पोजीशन है किसकी? प्रमोटर्स की। इनकॉर्पोरेशन है। इनकॉर्पोरेशन में फाइल होगी किसके पास? रजिस्टर ऑफ द कंपनी इन द स्टेट वेदर द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस विल बी लोकेटेड। क्लियर है बात? स्टैम्प साइन विटनेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा। 7 मेंबर्स के क्या होने चाहिए? साइन होने चाहिए। 2 एंड इन प्राइवेट में कितने के होने चाहिए? 2 के होने चाहिए। एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन क्या है? लीगल एंड स्टेप विटनेस है एक तरीके का। उसके बाद हमारा इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन। द डाटा इंस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मार्क्स बिगिनिंग ऑफ द कैपिटल लीगल एग्जिस्टेंस। अगर हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गई तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी कैपिटल, मतलब हमारी कंपनी खुल गई। कैपिटल सब्सक्रिप्शन कितनी होगी? सेबी क्लियर्स द। कौन क्लियर करता है? सेबी क्लियर करता है। क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड टू रेज द फंड फ्रॉम द पब्लिक। द रजिस्टर ऑफ द कंपनी विल रिसीव ए कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस है स्टेटमेंट इन ल्यू। अगर वो नहीं है तो स्टेटमेंट इन ल्यू प्रोस्पेक्टस है। बैंकर ब्रोकर सर्वर फायर प्रोफेशनल्स क्या करेंगे? हायर किए जाएंगे। रिक्वेस्ट फॉर द अप्रूवल ट्रेड इन शेयर्स एंड डिबेंचर मस्ट बी मेड टू द। किसको दी जाएगी? सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने के लिए उसको किसको दी जाएगी? स्टॉक एक्सचेंज को। क्लियर है बात? प्रोसेस क्या है कैपिटल सब्सक्रिप्शन का? सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद फाइलिंग प्रोस्पेक्टस भरना पड़ेगा। तो प्रोस्पेक्टस में 270 मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ द कंपनी एक्ट डिफाइन करता है प्रोस्पेक्टस। एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब इशू द प्रोस्पेक्टस। हाउ प्रोस्पेक्टस डिफाइंस द इंक्लूड नोटिफिकेशन सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट। किस में दिया जाएगा? प्रोस्पेक्टस में दिया जाएगा। एक होता आरसी आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। इसके क्या है? फुल फॉर्म में। अपॉइंटमेंट ऑफ ए बैंकर और डायरेक्टर्स करेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए? ये पॉइंट याद रख लेना, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट शेयर रिसीव्ड लेस देन 90% ऑफ इश्यूड। किसकी? इश्यूड कैपिटल के 90% होने क्या होनी चाहिए? कैपिटल होनी चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज इज अप्रोच फॉर द अप्रूवल इन ट्रेड इन द शेयर्स ऑफ डिबेंचर्स होना चाहिए। एक शेयर होल्डर्स का कम से कम होना चाहिए। If such approval is not abundant within 10 weeks of the subscription list closing date, the allotment business worthy and money received from applicants must be returned in 8 days में होना चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करना पड़ेगा। अगर एप्लीकेशन का मनी आ गया तो उसको सेपरेट अकाउंट में रखना पड़ेगा। नॉट यूज कंपनी अंटिल द शेयर डिस्ट्रीब्यूटर। जब तक शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देंगे उस पैसे का हम क्या नहीं कर सकते? यूज नहीं कर सकते। क्लियर है बात? If the number of shares allotted is fewer than the number of applied, if the number of share is assigned the applicants and excess money must be returned to applicants to allotment पे या on them। मतलब कि या तो allotment पे एडजस्ट कर लिया जाएगा या वापस कर दिया जाएगा। सक्सेसफुल allotment रिसीव allotment लेटर दिया जाएगा कितने दिन में? 30 दिन में दिया जाएगा allotment। रिटर्न ऑफ allotment signed by the directors and secretary is filed with the register of the company। उसको शेयर्स अलॉट कर दिए तो शेयर्स ऑफ अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। अगर नहीं तो 30 दिन में उसको रिटर्न करना पड़ेगा अलॉटमेंट, और जो कि साइन होगा किसका? डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी का। किसके? डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी के रजिस्टर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? देखो
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑब्जेक्टिव क्या बोला, द पर्पज ऑफ विच कंपनी इंटरनल रूल्स एंड डेवलप्स आर डिफाइंड, किसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और इसमें कंपनी मैनेजमेंट इज गवर्नमेंट गवर्न बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दे डिस्क्राइब हाउ द कंपनी गोल्स विल बी मेट। ठीक है, पोजीशन क्या होते हैं कंपनी, प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन है किसकी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्या है, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन विद द आउटसाइडर है, ये मेंबर्स एंड द कंपनी के बीच में है। नेसेसिटी कौन सी है, मतलब कि जरूरी कौन सी है, a memorandum of association is required for every business, article of association is not required for, not to be filled by the public company, टेबल एफ अगर नहीं करता है तो टेबल एफ फॉलो किया जाएगा 2013 के अकॉर्डिंग। अब बात आता है कि नेक्स्ट हमारा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में हम कहाँ से मतलब कि पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, कहाँ से हम फंड को रेज कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, केवल आपको रिवाइज करते हुए चलना है, मोटा मोटे जो पॉइंट्स है वो आपको माइंड आउट रीड आउट करते हुए चलना है, और दूसरा उसके क्या कर लेना है, या तो आप नोट डाउन कर लेंगे एक सेपरेट उसमें क्या बोलते हैं नोटबुक में, और उनको क्या करेंगे बार बार रिवाइज करने, सुबह उठते हैं तो पहले तो उनको मोटे मोटे पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है इतने बड़े नहीं है कि आप पूरे दिन में रिवाइज नहीं कर पाओ, तो कम से कम दिन में एक बार उनको रिवाइज जरूर करिए। अब बात आती है कि फाइनेंस क्या है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, एवरी बिजनेस एक्टिविटीज अंडरटेकिंग विद द मोटिव ऑफ सर्विस ऑफ द सोसाइटी, एंड क्या कोई भी बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, सर्विस देकर के प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। अब बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस क्या है, देख फाइनेंस क्या है, एक लाइफ ब्लड है, मतलब कि एक तरीके का खून का है, अगर फाइनेंस नहीं होगा तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। एंड एंटरप्रेन्योर हु कैरी आउट द एक्टिविटी इज में सम मनी विच इज नोन एज कैपिटल, उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है, ये हमने पढ़ा है। और बिजनेस को हम अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या बिजनेस को चालू करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि आज ही हमने बिजनेस खोला है तो और आज ही हम क्या कर देंगे उसको बंद कर देंगे, हम ये सोच करके चलते हैं आज अगर हमने बिजनेस खोल दिया तो वो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या रहेगा, चलता रहेगा, कभी भी नियर इन द फ्यूचर बंद नहीं होगा। अब सिग्निफिकेंस है किस लिए वो चाहिए, टू परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, अदर फिक्स एसेट्स के लिए, स्मूथ फाइनेंसिंग डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए और एक्सपेंशन के लिए। फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ द बिजनेस, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्या चीज चीज पहले फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फंड रेज बाय द बिजनेस टू परचेज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सेज एक्सेट्रा, उसको बोला जाता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। द अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ द ऑपरेशन, द फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड। क्लियर है, फिक्स कैपिटल किस लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए हमें, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर आर द फंड्स रिक्वायर्ड टू रनिंग डे टू डे एक्टिविटीज ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, इट इज यूज होल्डिंग करंट एसेट्स, किस लिए होल्ड करने के लिए करंट एसेट्स एज स्टॉक ऑफ मटेरियल डेटर्स एटसेट्रा, तो उसमें चाहिए हमें वर्किंग कैपिटल। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्स एट द इन्फ्लुएंस वेरियस फैक्टर्स सच एज टाइप साइज ऑपरेशन ऑफ द साइकिल। ठीक है, अब बात आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स फंड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, पीरियड में होता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में बोला दीज आर कैरेक्टराइज कैटेगरी ऑफ फंड रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ द टाइम, जनरली 1 ईयर से 1 साल के बीच का, उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म, जैसे कि ट्रेड क्रेडिट हो गया, लोन फ्रॉम कमर्शियल बेल हो गया या कमर्शियल पेपर हो गया। दीज फंड्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम 1 to 5 ईयर, 1 to 5 ईयर बोला जाता है मीडियम टर्म। पब्लिक डिपॉजिट हो गया, लीज फाइनेंस है, लोन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। लोन टर्म, लोन लॉन्ग टर्म क्या होता है, जो 5 साल से ज्यादा के लिए होता है तो 1 साल तक शॉर्ट टर्म, 1 साल से 5 साल का मीडियम टर्म, और 5 साल से ज्यादा का लॉन्ग टर्म, जैसे डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। नेक्स्ट बात आती है कि हमारी क्या चीज, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे क्या है, ओनर्स फंड, पहले तो फंड्स प्रोवाइड बाय द ओनर, ओनर जितना पैसा है उसके पास है वो सारा का सारा लगा देगा, इट इंक्लूड्स द प्रॉफिट दैट इन्वेस्ट री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो भी अपना बिजनेस में लगा देगा। क्या क्या है, रिटेन अर्निंग है, इक्विटी, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर है। अगला है बोरोड फंड, बोरोड फंड मतलब बाहर से पैसा वो ले लोन या बोरो करेगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या पब्लिक डिपॉजिट है, या ट्रेड क्रेडिट है। अब बात आता है कि ऑन द सोर्स ऑफ जनरेशन, जनरेशन के हिसाब से इंटरनल सोर्स है और एक्सटर्नल सोर्स है। एक्सटर्नल, इंटरनल पे बोला फंड जनरेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही फंड अरेंज कर लिया जाता है उसको बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ फंड या इंटरनल सोर्स। दो शॉर्ट टर्म पीरियड आर लिमिटेड, शॉर्ट टर्म लिमिटेड नीड्स कुड बी फुलफिल्ड, इससे छोटे टाइम का और कुछ ही छोटी जरूरतें पूरी हो सकती है, जैसे फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो बिजनेस का प्रॉफिट है उसी को फिर दोबारा से वापस लगा ले जाना, डिस्पोजिंग ऑफ सरप्लस इन्वेंट्री, तो ये सब क्या हमारे इंटरनल सोर्स है। एक्सटर्नल सोर्स क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू आर फुलफिल्ड थ्रू द एक्सटर्नल सोर्सेज, दीज आर मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स देन द इंटरनल।
फाइनेंसिंग लाइक बोरो फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट टर्म्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट रेजिंग डिबेंचर। अब बात आता है सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस में पहला था रिटेन अर्निंग, व्हेन ए कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ दोज प्रॉफिट रिटेन विद द बिजनेस। वो अपने पास ही कुछ जितना प्रॉफिट कमाया बिजनेस ने उसमें से कुछ प्रॉफिट अपने पास से रख लिया और उसको कहाँ लगा दिया, बिजनेस में, फिर दोबारा से लगा देना, मतलब ये रिटेन अर्निंग रख लेना दोबारा से इन्वेस्ट करने के लिए, उसको बोला जाता है रिटेन, मतलब रखने का मतलब रिटेन, रिटेन अर्निंग। और इसका दूसरा नाम बोला जाता है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट या और इंटरनल फाइनेंसिंग जिसको बोला जाता है। इसका है परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बाहर की कोई कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल है, मे लीड इंक्रीज मार्केट प्राइस और कंपनी इक्विटी से है। लिमिटेशंस क्या है, एक्सेस रिटेशन से क्या होगा, शेयर होल्डर्स को कम प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट कीप्स फ्लक्चुएटिंग, अनसर्टेन ऑफ सोर्स ऑफ फंड है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमोट अनरिकॉग्नाइज्ड मे लीड्स द सब ऑप्टिमल यूज ऑफ फंड है। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, इट रेफर्स टू द एक्सटेंशन प्रोविजन ऑफ क्रेडिट बाय वन ट्रेडर टू अनदर, मतलब दूसरे से एक दूसरे से सामान उधार में खरीदते हैं तो उसको बोला जाता है ट्रेड क्रेडिट, विदाउट ऑन द स्पॉट ऑफ पेमेंट, उसी टाइम हम पेमेंट नहीं करते, उसकी पेमेंट हम क्या करते हैं, बाद में करते हैं। दिस इज जनरली यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर शॉर्ट फाइनेंसिंग। जो ट्रेड क्रेडिट यूज किया जाता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है बात। अब बात आती है कि द ट्रेड क्रेडिट में भी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिवाइड होता है, पास्ट रिकॉर्ड्स पे है, फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इन सब पे क्या होता है, डिपेंड होता है। इट कंटिन्यूएशन कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फंड है, इट रेडिली अवेलेबल इफ क्रेडिट वर्थनेस इज नोट टू द सेलर, उसको पता है कि वो पैसा उसको दे देगा। इंक्रीज द क्या बढ़ाता है, इन्वेंटरी लेवल बढ़ाता है, वाइल प्रोवाइडिंग फंड इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑफ एसेट्स, मतलब कि वैसे ही दे देता है, इसका मतलब कि हमें कोई सामान या कोई एसेट्स गिरवी नहीं रखनी पड़ती उसको पैसे को उधार लेने के लिए, सामान को उधार लेने के लिए। क्लियर है बात। नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है, देयर कैन बी चेंज ऑफ ओवर ट्रेडिंग हो सकती है, फुलफिलमेंट ऑफ ओनली लिमिटेड फाइनेंशियल हो सकते हैं, कॉस्टली इन कंपैरिजन ऑफ फ्यू अदर्स। अगला आता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है, दिस इज अ फाइनेंशियल सर्विस इन विच थर्ड पार्टी नेमली factor renders various services like discontinuing of bill, continue of client debts in a company gives responsibility of collection of debts from the debtors to the factor, मतलब कि किसी को बोल दिया कि भाई मेरा पैसा उससे निकलवा दो, वो सब किस में आता है, फैक्टराइजिंग में, फैक्टरिंग में आता है। आफ्टर फैक्टरिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी फेच्ड अबाउट द ट्रेडिंग हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्रेडिट वर्नेस ऑफ द डेटर। देयर आर टू मेथड है, दो मेथड इसके, रिसोर्स फैक्टरिंग और नॉन रिसोर्स। रिसोर्स फैक्टर डज नॉट अज्यूम द क्रेडिट रिस्क or factor assumes that take responsibility to enter the credit risk in debtor default। मेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, चीपर सोर्स है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन रिलीव्ड फ्रॉम द टास्क ऑफ कलेक्शन बैड डेट्स है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड डेट्स है, और दूसरा क्या बोलता है, फ्लेक्सिबिलिटी डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑफ एसेट्स है। डीमेरिट्स क्या क्या है, एक्सपेंसिव है, कस्टमर नॉट फील कंफर्टेबल डीलिंग वाइल थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। लीज फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है वेयर द ओनर ऑफ एसेट्स कॉल्ड, ओनर ऑफ एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, लेजर, ग्रांट्स राइट टू यूज ऑफ एसेट्स फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड द लीज पीरियड टू अनदर पार्टी नेम एज लेजी इन रिटर्न ऑफ लेजी रेंट। बदले में क्या लेता है, उससे पैसा लेता है, मतलब एक तरीके की कोई चीज को रेंट पे देना। दो रेंट पे देने वाला क्या बन जाता है, रेंटर या लेजर, और जो लेज रेंट पे लेता है वो क्या हो गया, लेजी। क्या हो गया, लेजी। तो मतलब एक तरीके के उधार सामान देना किराए पे, तो वो किस में आ जाता है, लीज फाइनेंसिंग में। एक्वायरिंग, इट हेल्प्स इन टू एक्वायरिंग एसेट्स, लोअर इन्वेस्टमेंट है, प्रोवाइड फाइनेंस है विदाउट डाइल्यूशन, डज नॉट इफेक्ट डेप्ट रेजिंग कैपेसिटी है, लीज रेंटल और टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है, एसेट्स वियर एंड टेयर इन बोर्ड बाय द लेजर बियर, कौन करते हैं, लेजर बियर करते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है इसकी भी, भाई इसके फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। एग्रीमेंट में भी इम्पोज और सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन बिजनेस में इफेक्ट हो सकता है, लीजर कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ सैलवेज वैल्यू है। तो ये सब इसके क्या है, डिसएडवांटेजेस है। अब बात आता है कि पब्लिक डिपॉजिट, ये इंपॉर्टेंट है। पब्लिक डिपॉजिट में क्या बोला है, देखो, ए पब्लिक डिपॉजिट इज मनी रेज फ्रॉम पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, से वो पैसा लेती है तो वो क्या बोला जाता है, पब्लिक डिपॉजिट।
दे आर हायर इंटरेस्ट रेट देन द बैंक डिपॉजिट में यूज फॉर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए यूज किया जाता है। इट कैन बी पीरियड अप टू 3 इयर्स, कितने साल तक का होता है? 3 ईयर का। रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पब्लिक डिपॉजिट आरबीआई है। इजी कन्वीनियंट है, लोअर कॉस्ट है, नो चार्ज ऑफ एसेट्स है, नॉट सुटेबल न्यू कंपनीज के लिए नहीं है, हाई डिपेंडेंसी ऑफ पब्लिक एग्जिस्ट है, नॉट सुटेबल इन केस ऑफ डिपॉजिटर लॉज। बताते कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर यूज किया जाता है अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है विच हैज बीन यूज्ड इन इंडिया 1990 से है। तो कॉमर्शियल पेपर प्रोमिसरी नोट है कॉर्पोरेट बायर्स हु आर हाईली रेटेड। इट हेल्प्स टू मीट शॉर्ट टर्म फाइंड्स है। कॉमर्शियल पेपर का फंडिंग रिक्वायरमेंट्स कैन बी इशूड एनी टाइम बिटवीन 7 days to 1 year। किसी किसी में आपको 3 मंथ से लेकर के क्या बोलते हैं 365 days भी मिलेगा, किसी में 7 days to 365 days भी मिलेगा। नॉन रेजिडेंशियल इन एरिया प्राइमरी डीलर्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन रेज द रेज कॉमर्शियल पेपर। बात है कि इट कैन बी सोल्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन है, हाईली लिक्विड है, प्रोवाइड्स हाई फंड्स है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, और कंपनी विद आइडल फंड्स कैन इन्वेस्ट कॉमर्शियल पेपर एंड अर्न गुड रिटर्न है। लिमिटेशंस क्या है? न्यू फर्म कैन नॉट रेज, नए फर्म रेज नहीं कर सकते। अमाउंट ऑफ मनी deposit excess the liquidity availability extend maturity of the commercial paper is not possible। issue of share, भाई शेयर्स को इशू करके भी पब्लिक क्या कर सकती है? अपने फंड को रेज कर सकती है। तो शेयर्स में कौन कौन से इशू कर सकती है? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं? अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट एंटायर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, उसको हम क्या बोला जाता है? शेयर्स। वेयर ईच पर्सन होल्ड्स शेयर्स रेफर्स टू द शेयर होल्डर्स, उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। इक्विटी शेयर्स क्या होता है? हमें पता है उसकी मेरिट्स क्या क्या है भाई। उनका वोटिंग करने का हाई राइट है, और उसके बाद क्या बोलते हैं उनको फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता कभी, तो इसका मतलब ज्यादा रेट से भी डिविडेंड मिल जाता है। इट्स और एज ए परमानेंट कैपिटल बोला जाता है। एक तरह को डेमोक्रेसी कंट्रोल है मैनेजमेंट में, वोटिंग राइट्स है। और लिमिटेशंस क्या है? फ्लैक्चुएटिंग नेचर है। हु नीड्स टू इनकम मे बी नॉट प्रेफर इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम इक्विटी इज क्वाइट हाई कंपेयर टू द सोर्स ऑफ वो है। और प्रेफरेंस शेयर्स में भी क्या होता है ये आपको पता ही हुआ है, कंपनी में पढ़ा ही है आपने प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, जिसमें डिविडेंड फिक्स रेट से मिलेगा और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलेगा। तो ये सब कौन है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। तो अगला है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है? इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कैपिटल है, फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलती है। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होते हैं। कंपनी के क्या है? क्रेडिटर्स है। नेक्स्ट है मेरिट्स। क्या क्या है इसकी? मेरिट्स है प्रेफर शेयर होल्डर इन्वेस्ट हु वांट्स टू फिक्स इनकम विद लोअर रिस्क है, नो डायल्यूशन वोटिंग राइट्स है, लेस कॉस्टली कंपेयर टू इक्विटी है। लिमिटेशन है परमानेंट बर्डन हो गया। इसके बाद में एक प्रोविजन फॉर रीपेमेंट ऑफ इन केस ऑफ इश्यू ऑफ रेडीमेबल डिवेंचर है, रेजिंग फंड्स फाइनेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ लिमिटेड बोरोइंग एबिलिटी है, डिवेंचर होल्डर डू नॉट गेट वोटिंग राइट। ये क्या है? लिमिटेशन है। टाइप्स ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर, बियरर डिबेंचर क्या होते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये आपको पता है, और नहीं पता है तो कंपनी एक्ट जब आपने कंपनी कर रहे होंगे अकाउंटेंसी में तब भी उसके बारे में डिस्कस किया होगा, तो वहां पर भी हम एक बार में इसको क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। बात आती है कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं। क्या हो गया? कॉमर्शियल बैंक दोज हु प्रोवाइड द फंड ऑर्गेनाइजेशन मैनी पर्पज एज वेल एज द वेरियस टाइम के लिए। एक्सटेंड लोन प्रोवाइड करवाता है, क्या करता है? कैश देता है, क्रेडिट फैसिलिटी करवाता है, ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, डिस्काउंटिंग और द बिल। ये काम किसका है? कॉमर्शियल बैंक का। सीक्रेसी ऑफ बिजनेस मेंटेन है, इजियर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, फॉर्मेलिटी इशूइंग प्रोस्पेक्टस एंड अंडरराइटिंग नोट रिक्वायर्ड। लिमिटेशंस क्या है? शॉर्ट टर्म टाइम रिन्यूअल बिकम्स द डिफिकल्ट प्रोसेस है। द कंपनी में हैव टू कीप एसेट्स को सिक्योरिटीज के रूप में रखना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है। समटाइम टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज्ड बाय द बैंक आर क्वाइट डिफिकल्ट। जो इस पे क्या टर्म्स एंड कंडीशन कुछ लगा दिया जाता है वो क्या होती है? बहुत डिफिकल्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे पास पता है कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां से हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। दिस इंस्टीट्यूशन फाइनेंस बिजनेस आर सेटअप कहाँ? बोथ और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। दे आर डेवलप्ड बैंक स्पेशली एस्टैब्लिशिंग टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द
कंट्री में। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करवाते हैं, विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉमर्शियल बैंक जो प्रोवाइड नहीं करवाते तो ये प्रोवाइड करवाते हैं कौन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज एज मैनेजरियल एडवाइस, फाइनेंशियल टेक्निकल एडवाइस भी देते हैं। इंक्रीज द गुडविल ऑफ द बोरोइंग कंपनी इन द कैपिटल मार्केट। लिमिटेशन क्या है, रिस्क क्राइटेरिया है, टू मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज है, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं। तो ये सब क्या है, इसकी लिमिटेशंस है। अब बात आती है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में। कॉमर्शियल बैंक, these are the bank important source of finance, non-trading international operation, they extending their support all over India, foreign currencies, for example Standard Chartered। बात आते हैं कि इंटरनेशनल एजेंसीज और डेवलपमेंट बैंक्स, दे प्रोवाइड मीडियम लॉन्ग टर्म लोन्स, क्या प्रोवाइड करते हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करवाती है कौन, इंटरनेशनल एजेंसी एंड डेवलपमेंट बैंक। और डेवलप दीज आर सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेरियस डेवलपमेंट कंट्री, और किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है डेवलपमेंट कंट्री। जैसे कि एक्सिम बैंक, आपको बताया था एक्सिम बैंक कहाँ स्टैब्लिश है, इसका हेड ऑफिस का है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला आता है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में क्या आता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी ट्रेडेड फ्रीली इन वेरियस फॉरेन कैपिटल मार्केट, वेरियस फॉरेन कैपिटल मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है इसके द्वारा। दीज आर द इशूड बाय द, कौन इशू करता है, इंडियन कंपनी, टू रेज फंड फ्रॉम द अब्रोड, अब्रोड से क्या पैसा उधार लेने के लिए, फंड लेने के लिए कौन इशू करती है, इंडियन कंपनीज, एंड कैन बी ट्रेडेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, और इनको कहा ट्रेड किया जा सकता है, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में। अब अगली बात आती है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंस्ट्रूमेंट है जो इशू करती है कौन, अमेरिकन कंपनीज, कैन बी ट्रेडेड, केवल अमेरिकन मार्केट में ही इसको ट्रेड किया जा सकता है, तो जिसको बोला जाता है अमेरिका डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगला आता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूड बाय द इंडियन रेजिडेंट्स ओनली एंड कैन बी ट्रेडेड इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बोला जाता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। और पहली बार किसने इशू किया था कैपिटल मार्केट में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी वाज द फर्स्ट कंपनी टू इशू आईडीआर, जिसने इशू किया था क्या चीज, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगला आता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, एज द नेम सजेस्टेड foreign currency convertible bonds are those bonds or security which have an option to be converted into equity depository receipts after the certain spend time, मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, इक्विटी में या डिपॉजिटरी रिसिप्ट में। फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्स, मतलब कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का हम देखना है कि किससे सस्ता पड़ेगा किससे कम पड़ेगा, वो हमने देखना है। फाइनेंशियल पोजीशन हमने देखनी है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरी भी है, कंपनी खोल रहे हैं, टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड तक का हमें चाहिए, रिस्क बियर कर सकते हो नहीं कर सकते, डायल्यूशन कंट्रोल किसके पास है, खुद के पास या शेयर होल्डर्स के पास, क्रेडिट वर्थनेस मतलब वापस चुका सकते हो नहीं चुका सकते, ये सब हमें देखना है। नेक्स्ट हमारा आता है स्मॉल बिजनेस, क्या आता है हमारा स्मॉल बिजनेस, जिसको बोला जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये हमारा चैप्टर आता है, हम 9 चैप्टर स्मॉल बिजनेस, जिसमें बोलते हैं माइक्रो स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस। इसमें क्या है, एमएसएमई इंटरप्राइजेस एक्ट्स एज ए क्रूशियल लिंक इन प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंट्रीब्यूट ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट कंट्री, हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट में हेल्प कर रहा है, लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, लेबर इंटेंसिव है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वैल्यू चेन्स है, मेक यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल्स है, मेक यूज ऑफ इंडिगेट स्किल्स है, प्रोवाइड वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर्स एंड स्पेशलाइज्ड गुड्स है। एमएसएमईडी एक्ट, मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट कब आया था, 2006 में आया था, जो इशू करता है, प्रोवाइड्स करता है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स में। अगला आता है इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट्स ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई की टर्नओवर लिमिट क्या है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, प्लांट में और में इन्वेस्टमेंट में क्या है, माइक्रो की कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़ इन प्लांट में, और सर्विस में होनी चाहिए 5 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़, मतलब कि सीधा कितना हो गया, 5 गुना ज्यादा हो गया, मतलब कि 1 करोड़ आप याद रख लेना, इससे 5 मल्टीप्लाई कर देना, सर्विस में 5 मल्टीप्लाई कर देना, तो वो हमारा आ जाएगा किसमें, सर्विस में। विलेज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री लोकेटेड इन रूरल एरियाज विद द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट एज पर द रूरल सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉटेज इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज रन्स नॉर्मली फैमिली विद द स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, क्या रोल है इसका, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, डाइवर्स वैरायटी है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज है, एनकरेज लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देता है, लेस कॉस्टली है, क्विक डिसीजंस है, रूरल का डेवलपमेंट होता है, बैलेंस डेवलपमेंट है। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरियाज में क्या क्या है,
एनकरेज होता है पीपल्स इन रूरल एरिया सेटिंग अप द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी है, हेल्प्स इन रिडक्शन इनकम इनइक्वालिटी है, प्रिवेंट माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन एरियाज है, हेल्प इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम्स क्या क्या है, फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल्स नहीं पहुंच पाता, मैनेजर स्किल्स नहीं है, लेबर्स नहीं है, मार्केटिंग स्किल्स कम है, क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बन पाता है, टेक्नोलॉजी कम है, ग्लोबल कंपटीशन में ज्यादा है, तो वहां तक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। बात आती है कि एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। Entrepreneurship is the process of setting up the business with a which is owned, managed, controlled by the person who takes initiative to take risk as well as the creativity. Innovation starts at enterprises. This person is known as entrepreneur. Characteristics क्या है? Systematic activity है, lawful and purposeful activity है, innovation है, organization और production है, risk taking है। Startup India scheme. Startup India schemes कब start की गई थी ये आपको बताना है। Encouraging people toward entrepreneurship है, encouraging more dynamic startup है, support अर्ली फेज डेवलपमेंट है, डेवलपिंग बैकवर्ड कम्युनिटीज, मतलब एक तरीके के बिजनेस खोलने के लिए बढ़ावा देना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू लीगल राइट्स regarding intellectual property. Intellectual property refers creation of human minds like an invention करना, artist works etc. in intellectual property is क्या है, intangible है, trade secret intellectual property rights with the reference confidential information that provides competitive edge of company holding है। intellectual property verified into two main category, industrial property और copyright। अब आता है intellectual property right are recognized in India, copyright, trademark, geographical indications, patents, designs, प्लांट वेराइटी, सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये कब कौन कौन से एक्ट है, ये अभी आज से जो क्लास करवाई है उसमें आपको बता दिया गया है, तो वहां पर से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा उसका। और अगर कहते हो तो मैं फिर भी आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ट्रेडमार्क एक्ट है कौन सा, 1999 में। कॉपीराइट है 2012 में। तो ये थे हमारे। और पेटेंट कौन है, पेटेंट क्या है, पेटेंट है हमारा 2015 में। तो ये आपको याद रखना है। डिजाइन हमारा है कब से, 1999 में है। तो ये हमें याद रखने की जरूरत है। अब बात आती है कि भाई आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से प्रमोट्स करता है, प्रोटेक्ट करता है इन्वेंशंस को। क्रिएट ऑथर्स investors will get beneficial their hard work only if their work is distributed share to public and their permission। आईपीआर प्रोटेक्ट्स द वर्क बीन कॉपीड बाय द अदर, मतलब दूसरे कोई उसका कॉपी नहीं कर ले तो उससे भी बचाता है। टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, कॉपी क्या है, कॉपीराइट हमें पता है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है ये भी हमें पता है, कॉन्वेंशनल ट्रेडमार्क, नॉन कन्वेंशनल। वर्ड्स, लेबल लोगो, शेप ऑफ गुड्स, पैकेजिंग, उसको बोलते हैं कॉन्वेंशनल ट्रेडमार्क। नॉन कन्वेंशनल गोट रिकॉग्नाइज ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से पहचाना जाता है, वो हमारा आएगा नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क। पेटेंट्स क्या होता है और ये कितने साल के लिए होता है, पेटेंट एक्सक्लूसिव राइट गारंटी बाय द गवर्नमेंट विच इज प्रोवाइड्स राइट टू एक्सक्लूड कितने, 20 साल के लिए। डिजाइन कितने के लिए होता है, 10 इयर्स के लिए, विच कैन बी फर्दर रीयूज आफ्टर 5 साल के लिए और करवा सकते हैं। प्लांट वेराइटी है, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन है। तो ये हमारे थे। अब बात आता है कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर ही गुड्स को खरीदना और बेचना, क्या कहलाएगा, इंटरनल ट्रेड। दो तरीके के होते हैं, होलसेल और रिटेल। होलसेल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में गुड्स को, सामान को बेचना, मतलब कि बट डू नॉट सेल एंड ऑफ द यूजर, यूजर्स को नहीं बेचते, मीडिएटर को बेचते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, होलसेलर। सर्विस ऑफ होलसेलर क्या है, सर्विस देती है किसको, मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर को। तो कैसे देती है, फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करता है, बियरिंग रिस्क है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, एक्सपर्ट एडवाइस है, हेल्प इन मार्केटिंग ऑपरेशन है। जब मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर किससे बात करता है, होलसेलर से, कि हमारा प्रोडक्ट कैसा बिक रहा है, मार्केटिंग में उसकी रेपुटेशन क्या है, कस्टमर्स का फीडबैक क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, होलसेलर देता है किसको, मैन्युफैक्चर से। और ये होलसेलर का कलेक्ट करता है किससे, रिटेलर से। स्टोरेज की फैसिलिटी कौन देता है, होलसेलर। अब बात आता है सर्विस टू द रिटेलर। रिटेलर को क्या सर्विस है, गुड्स प्रोवाइड करवाता है, मार्केटिंग सपोर्ट देता है, ग्रांट क्रेडिट देता है, कौन, होलसेलर। स्पेशलाइज्ड नॉलेज देता है, शेयर रिस्क बांटता है। रिटेलर कौन होता है, हु ऑफर्स द गुड्स एंड सर्विस टू पब्लिक, पब्लिक को डायरेक्टली जो सामान बेचता है वो कौन होता है, रिटेलर है। रिटेलर टाइप्स वास्ट क्वांटिटी ऑफ आइटम फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल इनटू स्मॉल क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में क्वांटिटी खरीदते हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं, कौन है, रिटेलर है। सर्विस टू रिटेलर, रिटेलर को क्या सर्विस देता है, सर्विस टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर को देता है सर्विस टू कस्टमर। सर्विस जो है रिटेलर
सर्विस ऑफ रिटेलर की क्या सर्विस है, मैन्युफैक्चरर को और होलसेलर को क्या देता है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन करता है किसका, गुड्स का, पर्सनल सेलिंग करता है, लार्ज स्केल ऑपरेशंस है, कलेक्टिव मार्केटिंग इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाता है, प्रमोशन में हेल्प करता है, और कस्टमर को क्या देता है, रेगुलरली प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है, न्यू इन्फॉर्मेशन देता है, कन्वीनियंस, इजीली खरीद सकते हैं उसके पास जाकर के, वाइड सिलेक्शन है, आफ्टर सेल सर्विस भी कौन देता है, रिटेलर देता है, क्रेडिट फैसिलिटी भी कौन देता है, रिटेलर देता है। अब बात आती है कि रिटेलर्स कितने टाइप्स के होते हैं, रिटेलर्स होते हैं इंटीग्रेटेड रिटेलर और फिक्स शॉप रिटेलर। फिक्स शॉप में आ गया फिक्स शॉप स्मॉल और लार्ज। इंटीग्रेटेड रिटेलर क्या होता है, मूव्स वेयर फ्रॉम स्ट्रीट टू स्टेट, घुमक्कड़ जो प्राणी होते हैं घूम घूम करके सामान बेचते हैं, वो कहलाते हैं इंटीग्रेटेड रिटेलर। ट्रेड ऑपरेट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, डील्स इन प्रोडक्ट डेली यूज के प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं। टाइप्स ऑफ पैडलर क्या होते हैं, पैडलर्स और होकर्स दोनों एक होते हैं, जो अपने रिक्शा, घोड़ी गाड़ी, ऊंट गाड़ी पे सामान लेकर के बेचते हैं। मार्केट ट्रेडर्स क्या होते हैं, ओपन देयर शेप एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन फिक्स डे, मतलब कि जैसे बोल दिया जाता है भाई संडे के दिन उस वहां पे मार्केट लगेगा, तो वो कहलाता है मार्केट ट्रेड। रिटेलर ऑन स्ट्रीट, मतलब कि एवरी डे यूज एज स्टेशनरी, रेडीमेड क्लॉथ, न्यूज़पेपर, मैगजीन आर यूजुअली फाइंड इन द प्लेस वेयर द फ्लोटिंग पॉपुलेशन, मतलब जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है, रेलवे के पास आप देखोगे न्यूज़पेपर की दुकान मिल जाएगी, तो वो हमारा क्या है, रिटेल्स ऑन स्टेट है। चीप जैक्स क्या होता है, रिटेलर हु ऑपरेट टेम्परेरी independent store in the business district and continuously move from one location to next depending upon the area potentially sell consumer needs customer goods as well as service they watch shoes बकेट रिपेयर्स, मतलब कि घूमते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, चीप जैक्स बोला जाता है। फिक्स रिकॉर्ड मतलब कि एक जगह एक फिक्स शॉप हो गई, वो हमारा कहलाएगा फिक्स शॉप रिटेलर। फिक्स शॉप, फिक्स शॉप स्मॉल रिटेल में आ जाता है, जनरल स्टोर होगी, स्पेशलिस्ट स्टोर होगी। जनरल स्टोर पे मतलब हमारे पास आर पास आसपास जो घर के पास दुकान है, वो कौन सी दुकान है, जनरल स्टोर है। स्पेशलिस्ट है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलेगा। दीज रिटेलर स्टैब्लिश सेल ऑफ सिंगल प्रोडक्ट लाइन, जो जिसपे मिलेगी वो हमारा कहलाएगा स्पेशलिस्ट शॉप। स्ट्रीट स्टॉल वेंडर क्या होते हैं स्ट्रीट स्टॉल्स वेंडर्स क्या होते हैं, देखो passing clients cater passing clients specialize in low cost items such as hosiery, toys, cigarettes, soft drinks, other items they receives their goods from both लोकल एंड होलसेल से खरीदते हैं और फिर बेचते हैं स्टॉल लगा करके छोटे साइज में, तो वो हमारे रहते हैं स्ट्रीट स्टॉल वेंडर। सेकंड हैंड गुड्स शॉप भी हमारे पास मिलते हैं, जिसपे एंटिक आइटम्स मिलते हैं, तो वो सब हमारे क्या है, सॉरी क्या बोलते हैं, जिसपे हमारे सेकंड हैंड, जैसे कि बाइक मिलती है, कार मिलती है, स्कूटर्स मिलती है, बुक्स बेची जाती है, तो सेकंड हैंड है, तो उसको क्या बोला जाता है, सेकंड हैंड शॉप। अब बात आती है फिक्स शॉप और लार्ज स्केल पर, डिपार्टमेंटल शॉप। तो डिपार्टमेंटल स्टोर का शॉपर स्टॉप आपने देखा होगा, लाइफस्टाइल देखा होगा, तो ये एक तरीके की डिपार्टमेंटल स्टोर है, वेरियस सेक्शन है, इसमें आप छोटे से लेकर के बड़े तक के कपड़े मिल जाते हैं, तो वो हमारी क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर है। मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, सेंट्रल प्लेस पे होते हैं, हार्ट ऑफ सिटी में होते हैं, कंबाइंड फंक्शनिंग रिटेलिंग एज वेल एज वेयर हाउसिंग की भी दोनों फैसिलिटी वो रखते हैं। एडवांटेज क्या है, सेंट्रल प्लेस पे होते हैं, बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस पे देते हैं, बिग स्केल ऑपरेशन है, स्पेंड लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, हर कोई नहीं जा सकता, प्रोवाइडिंग सर्विसेज देयर ऑपरेशन कॉस्ट, उसे हमेशा ही पैसा वो लेंगे सारी चीजों का, तो वो एक तरीके की डिसएडवांटेज है। चेन और मल्टीपल स्टोर क्या होते हैं, इन नंबर ऑफ शॉप्स कंपैरेबली अपीयरेंस हैव बीन क्रिएटेड वेरियस लोकेशन थ्रू आउट द कंट्री। जैसे कि बाटा है, बाटा के हर मतलब एरिया वाइज में भी कह सकते हैं, सिटी वाइज है या डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तो ये एक तरीके की चेन स्टोर है। बाटा हो गई, पूमा हो गई, तो ये हमारी क्या है, चेन स्टोर है। एप्पल है, एप्पल भी हमारी क्या है, चेन स्टोर है, मल्टीपल शॉप्स है। एप्पल के स्टोर पे आप जाओगे, मोबाइल मिलेगा, टैबलेट मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, तो ये भी हमारे एक तरीके की क्या है, मल्टीपल शॉप्स है। नेक्स्ट हमारा फीचर्स क्या क्या है इसका, वेल ट्रेवल्ड एरिया में जाते हैं, सेंट्रलाइज हेड ऑफ ऑफिस है इसका, सेंट्रलाइज हेड ऑफिस वेयर द गुड्स हैज बीन डिस्पैच्ड है, और डायरेक्ट सुपरविजन है किसके, ब्रांच मैनेजर से, कंट्रोल बाय हेड, और जिसका हेड कहाँ होता है, होम में, होम कंट्री में होता है। तो ये सब क्या है इसके फीचर्स है। और दूसरा क्या है, लॉस एक्सपीरियंस, वन शॉप कैन बी कंपनसेटेड बाय द प्रॉफिट एंड, मतलब कि अगर एक में घाटा हो रहा है तो वो दूसरे से बियर कर लेता है। लिमिटेशंस क्या है, डज नॉट डू नॉट सेल थिंग मेड बाय द अदर कंपनी, दूसरे का बना हुआ प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। ड्यू टू हेड ऑफिस ऑफ गाइडेंस ऑल मैटर क्रिएटिव स्किल्स ऑफ इस स्टोर कम हो जाती है। इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉइज विच समटाइम्स लीड्स टू डिफरेंस एट क्लैश क्लैश हो जाती है। तो और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या स्टोर क्या होती है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर क्या है, बिजनेस दैट इज ओन्ड ऑपरेट एंड कंट्रोल बाय द कंज्यूमर्स। द गोल ऑफ सच स्टोर रिड्यूस द नंबर ऑफ एडीमेंट, मतलब मीडिएटर का कम करना, हु रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस रिजल्ट्स प्रोवाइड बेटर सर्विस, मतलब कि
कहने मतलब है कि एक तरीके से अपने शेयर होल्डर्स के अपने जो मेंबर्स है उसके बीच में रिमूव कर देना, बीटेटर का बिचौलियों को रिमूव कर देना, वो कहलाती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर क्या करती है, लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदती है और डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, किससे, या होलसेलर से, और अपने कस्टमर्स को लो प्राइस पे देती है। तो सब एग्जाम्पल है, REI, UVW है, क्रेडिट यूनियन है, ये एटसेट्रा है। इजी फॉर्म ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबरशिप क्या है, लिमिटेड है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, मिडल मैन से बचाती है। तो ये सब हमारे क्या है, मेरिट्स है। लैक ऑफ सफिशिएंट इनिशिएटिव मोटिवेशन अमंग्स द वर्क है। ड्यू टू रिस्ट्रिक्टिव मेंबरशिप है, स्टोर्स क्या है, फ्रीक्वेंटली रन आउट ऑफ मनी, पैसे की कमी पड़ जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स डू नॉट ओपन स्टॉप एट देयर रेगुलर बेसिस पे वो नहीं खोलते हैं। सुपरमार्केट क्या होते हैं, सुपरमार्केट राज रिटेलिंग बिजनेस है, सेल्स वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स गुड्स लोअर रेट्स पे। लार्ज वैरायटी है, असोर्ट सेल्फ सर्विस से जाकर के लेकर के आ सकते हो। जैसे कि हमारा जाएंगे अब कहाँ पे, सामान लेने के लिए जाते हैं, फूड्स, अदर लो कॉस्ट ब्रांडेड, वाइड यूज ऑफ कंज्यूमर commodity most commonly traded. Supermarkets are usually found in big shopping malls. Supermarkets are organized department so that customer may purchase variety of foods under the one roof. वो किस में आता है, सुपरमार्केट में एक रूफ के अंदर सारा सामान मिल जाएगा, सब्जी से लेकर के कपड़े तक एक स्टोर रूफ के अंदर मिल जाता है। फीचर्स क्या है, कंप्लीट लाइन ऑफ फूड आइटम्स है, ग्रोसरी है, एडिशन है, नॉन फूड गुड्स है, एक रूफ के अंदर सारा सामान मिल जाता है। प्राइस ऑफ जनरली लोअर रहता है, ओनली कैश सेल होती है, लोकेट सेंटर और लोकेशन पे रहती है। तो मतलब कैश सेल किस में होती है, सुपरमार्केट में। किस में होती है, सुपरमार्केट में। डाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है अंडर सिंगल रूफ, सेटिस्फैक्ट्री है, लोकेटेड इन हार्ट ऑफ सिटीज होती है, की वैरायटी ऑफ गुड्स मिलता है, कैश सेल्स है, लार्ज स्केल्स बाइंग है, सेलिंग एग्जिस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, कम आती है इससे। एब्सेंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देता, खुद ही सर्विस लेनी पड़ती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट नीडेड है। वेंडिंग मशीन, आप एयरपोर्ट वगैरह पे जाते होंगे, उसमें पैसा डाले तो सामान निकल करके आ जाता है। आजकल आप मेट्रो पे जाते हो तो पैसे डालते हो, टोकन निकल करके आ जाता है। तो ये हमारा है वेंडिंग मशीन का एग्जाम्पल। सबसे इजी याद रखना, आप ट्रेन में सफर करते हो तो आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट या लोकल ट्रेन की टिकट लेते हो, पैसे डालते हो, टिकट उसमें निकल करके आ जाती है। वो भी एग्जाम्पल है किसका, वेंडिंग मशीन का। मेल ऑर्डर हाउस क्या होता है, इन मेल ऑर्डर हाउस मर्चेंडाइज सोल्ड देयर थ्रू मेल, किसके थ्रू भेजते हैं, मेल के थ्रू। इन सॉर्ट ऑफ बिजनेस दे यूजुअली नोट डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं होता बायर्स और सेलर्स के बीच में। पोटेंशियल कंज्यूमर अप्रोच द ऑर्डर्स थ्रू द न्यूज़पेपर, मैगजीन, एडवर्टाइजमेंट, sampling and bill the lift mail to them. After receiving the order, items thoroughly inspected, ensure the purchase standards which of the carried out through the post office. These may be variety of payment option available. Full advance होती है इसमें। The goods may be sent valuable payable post, VPP important है, valuable payable post. These goods are sent by the postal service only the provided to consumer after the full payment is been received. तो उसका जिसके थ्रू भेजते हैं वो क्या कहलाता है, वैल्यूएबल पेबल पोस्ट, जिसमें पूरा पैसा एडवांस में ले लिया जाता है। वो किस में ले लिया जाता है, मेल ऑर्डर हाउस में। सुटेबली किस लिए है, क्योंकि ओनली गुड्स दैट आर ग्रेडेड स्टैंडर्डाइज है, इजीली ट्रांसपोर्टेड है, हैव रेडी डिमांड मार्केट है, लेस कॉम्पिटेटिव मार्केट है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, जीएसटी। क्या चीज, जीएसटी। जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई 2017 को आया था, जिसका मेन मकसद था क्या, वन नेशन वन टैक्स था फिलोसफी। और इसने रिप्लेस किया 7 इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें से 8 सेंट्रल के थे, 9 स्टेट के थे। और टोटल कितने, 27 सेस ऑफ सेंट्रल और स्टेट के क्या किए हैं, रिमूव किए हैं, जिसमें जीएसटी ने। तो जीएसटी कौन सा बेस है, और एक डेस्टिनेशन बेस्ड क्या है, टैक्स है ये। जीएसटी कॉम्प्राइज किसमें किया गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो 3 लोगों में किया गया है। स्लैब इसकी 4 है, 4 कौन कौन सी है, 5%, 12%, 18% और 28% है। टैक्स लायबिलिटी टेक्स प्ले व्हेन द टैक्सेबल पर्सन एक्सीड्स द एग्जम्पशन लिमिट, कितने से, 20 लाख तक की उसकी क्या है, लिमिट है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है कि जिसमें सामान को खरीदा और बेचा जाता है बियॉन्ड द कंट्री हो, बियॉन्ड अवर कंट्री, मतलब कि हमारे देश से दूसरे देश में क्या सामान खरीदा बेचा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल
बिजनेस जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को किया जाता है। रीजन है इंटरनेशनल बिजनेस का क्या है, कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वल वेल चीपली प्रोडक्ट। जब हम हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं होता तो हम क्या दूसरे देश से मंगाते हैं, या हमारे पास है और तो दूसरे देश को चाहिए तो हम दूसरे देश को वो सामान भेजते हैं जो सस्ता पड़ता है। लेबर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंट फ्रॉम नेशन टू नेशन ड्यू टू वेरियस सोशल इकोनॉमिक जोग्राफिकल प्रोडक्शन। जैसे कि चाइना से हमारे पास सामान आता है तो वहां का जो बना हुआ सामान हमें क्या मिलता है, सस्ता मिलता है, तो हमें, और इंडिया में बना हुआ कभी कभी वो सामान हमें क्या है हाई कॉस्ट पे मिलता है, तो हम क्या सोचते हैं कि उससे मंगाया है तो हमारा वो सामान क्या है चीप कॉस्ट पे है। तो इसका मतलब इसलिए भी इंटरनेशनल बिजनेस जरूरी होता है। इंटरनेशनल बिजनेस डोमेस्टिक बिजनेस में क्या है, नेशनलिटी बायर एंड सेलर डिफरेंट कंट्री के होते हैं, सेम कंट्री के होते हैं। नेशनलिटी ऑफ अदर से स्टेक होल्डर बिलोंग्स टू वेरियस कंट्री हैंस वाइडर सेट ऑफ वैल्यूज। और इसमें क्या होता है, एक कंट्री के होते हैं। मोबिलिटी वेरियस रिस्ट्रिक्शन होते हैं, फ्री मोबिलिटीज होती है इसमें। डिफरेंट इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कॉम्प्लिकेटेड डिजाइनिंग होता है, डिफरेंट इन टेस्ट डज नॉट कॉम्प्लिकेटेड टास्क डिजाइनिंग प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक मार्केट है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री है, इसमें प्रिडिक्टेड इंपैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इन्वेंटर ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस है। तो करेंसी यूज की जाती है इसमें, वन करेंसी यूज की जाती है, इन सच में नो होम करेंसी को क्या यूज किया जाता है। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का क्या है, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, सर्विस को भी है, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, परमिटिंग अनदर पार्टी इन ए फॉरेन कंट्री टू प्रोड्यूस और सेल गुड्स अंडर योर ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, वेइंग एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। फ्रेंचाइजी उसको क्या बोलते हैं, सिमिलर टू लाइसेंस, लाइसेंस के बराबर होती है, बट इन टर्म ऑफ यूज ऑफ कनेक्शन दे प्रोवाइड प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। बेनिफिट्स क्या है कंट्री को और फर्म्स को क्या क्या बेनिफिट है इनसे। तो इंटरनेशनल बिजनेस से क्या है, हेल्प्स टू फॉरेन एक्सचेंज में कमाने में हेल्प मिलती है। इससे क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो कंट्री का एक तरीके से डेवलपमेंट होता है, कहने का मतलब ये है। इससे क्या होता है कि क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल, और इसमें होता है कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट और ज्यादा से ज्यादा आएंगे कम कॉस्ट में। मोड्स ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के क्या क्या मोड्स है। पहले तो आता है एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग रेफर्स टू सेंड ऑफ गुड्स फ्रॉम होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री। इंपोर्टिंग मतलब दूसरे देश से हमारे पास आ रहा है। टू वे ऑफ एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है। फ्रॉम इटसेल्फ अप्रोचेस द ओवरसी, मतलब डायरेक्टली हम भेज रहे हैं या किसी मीडिएटर के थ्रू हम भिजवा रहे हैं। ऑन अदर हैंड्स वन फर्म्स द पार्टिसिपेटिंग इन एक्सपोर्टिंग, मतलब कि मीडिएटर के थ्रू भिजवा रहे हैं। मेरिट्स क्या है, गेनिंग एंट्री इंटरनेशनल मार्केट में, बिजनेस फर्म्स कैन नॉट रिक्वायर इन्वेस्ट मच टाइम है। एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग डज नॉट रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट है। और लिमिटेशन क्या, एक्सपेंसिव है, फिजिबिलिटी नहीं है, बेसिकली operates from home country, few visits are made, promoted which lacks their understanding the service of customer matters की है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस वेयर अ फर्म एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद वन और फ्यू लोकल मैन्युफैक्चरर इन फॉरेन कंट्रीज टू गेट ए सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब दूसरे देश में जाकर के, अपने देश में आकर के एक से दो फर्म मिलकर के क्या करती है, काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो नोन एज आउटसोर्सिंग कैन टेक थ्री मेजर फॉर्म्स, प्रोडक्शन, कंपोनेंट असेंबलिंग कंपोनेंट्स और कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डज नॉट रिक्वायर्ड होगा, तो मतलब हमें दूसरे देश में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, हमारे देश में कंपनी आ रही है, कहने का मतलब ये है। मेक यूज ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो और उसके बाद इंटरनेशनल कंपनी टू मैन्युफैक्चर असेंबल द प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट पे होगी, टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी, तो ये सब उसकी फायदा है। कम कॉस्ट पे ज्यादा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, कॉस्ट ऑफ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा, कम आएगा, पर कॉस्ट ऑफ यूनिट क्या आएगा, कम आएगा प्रोडक्शन की। अब बात आता है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इन विच वन फर्म ग्रांट एक्सेस देती है अपने पेटेंट्स, राइट्स, टेक्नोलॉजी टू अनदर इन ए फॉरेन कंट्री फॉर ए फी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। ये देयर इज ए म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी, पेटेंट्स बिटवीन द विच इज नोन एज क्रॉस लाइसेंसिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस लाइसेंसिंग। Franchisee applies to the service of business. Franchisee usually set strict rules, regulation as to how their franchisee should operate while running their business.
तो इंपॉर्टेंट यही था इसका, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग का क्या होता है। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर्स मींस एस्टैब्लिशिंग फर्म्स दे इज ज्वाइंटली ओन्ड एंड टू ओ मोर अदर इंटरप्राइजेज इंडिपेंडेंटली। फॉरेन इन्वेस्टर्स है, लोकल फर्म एक्वायर कर सकती है बोथ फॉरेन एंड लोकल एंटरप्रेन्योर्स ज्वाइंट्स इजीली। इससे क्या होगा? लोकल पार्टनर्स को हेल्प होगी इक्विटी कैपिटल रेज करने में, बर्डन कम होगा, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा, रिगार्डिंग द कॉम्पिटेंट कल्चर लैंग्वेज सिस्टम्स क्या होगा? बेनिफिट होगा लोकल पार्टनर्स को, शेयर कॉस्ट ऑफ रिस्क इन्वॉल्वमेंट वो बर्डन। अगला आता है कि होली ओन सब्सिडरी। होली ओन सब्सिडरी क्या होते हैं? दीज एंटिटी मेड इन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इज प्रिफर्ड विच बाय कंपनी विच वांट्स टू एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर देयर ओवरसीज। मतलब पूरा का पूरा क्या कर लिया? अपने आप में कब्जा कर लिया। एस्टैब्लिश टू वे सेटिंग अप द बाय न्यू फर्म के बाद है, या एक्वायरिंग एस्टैब्लिश, मतलब कि एक तो या तो अपना नया बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया, या फिर उसके साथ पूरा कंट्रोलिंग पावर अपने पास ले लिया। तो ये है होली ओल्ड कंपनी। मेरिट्स क्या है इसके? फुल कंट्रोल होता है इसमें, नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोज टेक्नोलॉजी ट्रेड सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करना भी नहीं होता इसमें। किसके लिए सूटेबल नहीं है? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए सूटेबल नहीं है, हाई एंटर लॉस भी बियर हो सकता है, हाई पॉलिटिकल रिस्क है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? तो रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर इंटेंट्स है, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट क्रेडिट वर्थनेस है, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस है। अब बात आता है, कई कई बार पूछ लिया जाता है एक्सपोर्ट लाइसेंस कैसे खुलता है? पहले के बैंक अकाउंट में खुलाया जाएगा, क्या चीज? बैंक अथॉरिटी देगी किसको? आरबीआई को। ओपनिंग एक्सपोर्ट कोड देगी आईईसी, नंबर ऑफ डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड्स रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अथॉरिटी देगी, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास। रजिस्टरिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी देगी इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड अगेंस्ट द रिस्क फॉर नॉन पेमेंट। तो इसके बाद है ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस मिलेगा, प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स होगा, प्री शिप इंस्पेक्शन होगा, सामान भेजने से पहले शिप का इंस्पेक्शन किया जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज क्लियरेंस मिलेगा, ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलेगी, रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग मिलेगी, पैकेजिंग एंड फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस किया जाएगा, गुड्स का कस्टम क्लियरेंस होगा। कस्टमर क्लियरेंस में ये 5 कॉपीज चाहिए किसकी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, कॉमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, मैरिन इंश्योरेंस। ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट होगी। मेट रिसिप्ट इज इशूड बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप व्हेन द कार्गो इज लोडेड, कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम और नेम वेसल बर्थ का, सब चीज का मतलब शिप का जो भी डिटेल है सब चीज लिखा रहेगा, कितने बॉक्स है उसके ऊपर नंबर लिखे रहेंगे। उसके बाद है पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, सिक्योरिंग पेमेंट्स है। उसके बाद इंपोर्ट प्रोसीजर का क्या है? ट्रेड इंक्वायरी करेगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्टर लाइसेंस लेगा, ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज होगा, प्लेसिंग ऑर्डर करेगा, ऑब्टेनिंग लेटर क्रेडिट लेगा, अरेंजिंग ऑफ फाइनेंस है। एक वर्ड आज आपको क्वेश्चन दिया था चार्टर। चार्टर किस लिए यूज किया जाता है? इंपोर्टिंग के लिए या एक्सपोर्टिंग के लिए? वो आप लोगों को बताया हुआ है। जो चार्टर है, चार्टर इज यूज्ड फॉर, जल्दी बताओ चार्टर किसके लिए यूज किया जाता है? इसके लिए इन एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या चार्टर का यूज किया जाता है? रिसिप्ट ऑफ शिप पेमेंट की एडवांस मिलेगी, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, अराइवल ऑफ गुड्स कस्टमर क्लियरेंसिंग मिलेगा। तो ये सब किया जाएगा। फॉरेन ट्रेड प्रमोशन इंसेंटिव क्या है? फॉरेन ट्रेड प्रमोशन मेजर स्कीम्स में क्या है? ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है। ड्यूटी ड्रॉबैक इसका मतलब ड्यूटीज पेड ऑन एक्सपोर्ट दे आर रिफंडेड टू द एक्सपोर्टर, तो उसको क्या बोला जाता है? ड्यूटी ड्रॉबैक। ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था तो आपने ये बताया भी था। और सम मेजर ड्यूटी ड्रॉबैक्स इंक्लूड रिफंड एक्सरसाइज पॉलिसी, ड्यूटीज पेड ऑन गुड्स मींट फॉर एक्सपोर्ट, रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटीज पेड ऑन रॉ मटेरियल, मशीनरी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। दीज द लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको क्या बोला जाता है? कस्टम ड्रॉबैक भी बोला जाता है। एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग अंडर द बॉन्ड स्कीम, एग्जेम्पशंस ऑफ a पेमेंट ऑफ a सेल्स टैक्स है, एडवांस लाइसेंसिंग स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम्स है, स्कीम्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग एक्सपोर्ट फर्म्स है, एक्सपोर्ट सर्विसेज है, एक्सपोर्ट फाइनेंस है, एक्सपोर्ट प्रोटेक्टिंग जोन है। उसके बाद 100% एक्सपर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है। तो ये सब है हमारे ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट किस किस का होता है? डिपार्टमेंटल ऑफ कॉमर्स का है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, कॉमोडिटी बोर्ड्स है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है जो बनाया गया है इन
एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एक्ट 1963 में। इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाया गया है 1956 में, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉरेन ट्रेड है। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पैकेजिंग है। स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है। क्या है? आईएमएफ। आईएमएफ है। 3 ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर द 3 पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड। तो 3 पिलर है, कौन कौन से? आईएमएफ, आईएबीआरडी और आईटीओ, 3 पिलर है इसके डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड के। वाइल्ड वर्ल्ड बैंक वाज असाइंड द टास्क ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वॉटर इकोनॉमिक्स। आपको लेटर कम दिखाई दे रहे होंगे तो एक बार आप सुनते हुए चलना, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल थोड़ा ज्यादा पोर्शन है, उसके हिसाब से पीडीएफ बनाई गई है, तो क्या पता है उसका साइज छोटा हो गया है उसके कारण, तो थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करना। इन यूरोप आईएमएफ वाज एंटर्ड, इसमें जो मेन है वो क्या है? जो आईटीओ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटीओ could forces that the time of promoting an international trade amongst the members of the country overseeing the various restrictions है। इंडिया was the one most founding member of 3 international bodies। इंडिया क्या है? फाउंडिंग मेंबर है किसका? 3 इंटरनेशनल बैंक का। अब बात आती है गेट। गेट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड्स है। वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक है जिसका नाम बोला जाता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, कॉमनली यूज्ड एज वर्ल्ड बैंक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टास्क रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड वार अफेक्टेड द इकोनॉमी। जो वर्ल्ड वार के कारण जो इफेक्ट हुआ था उसको इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने की थी। आईडीए की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कितने का? 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस डिफरेंट कंट्री का है। अब बात आती है कि वर्ल्ड ट्रेड बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है? कहाँ है? वाशिंगटन में। किस में है? वाशिंगटन में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ मेजर आइडियाज अंडरस्टैंडिंग आईएमएफ ऑर्डरली इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम फैसिलिटेटिंग सिस्टम इंटरनेशनल पेमेंट एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट। ये कौन हेल्प करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेल्प करता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन थ्रू द परमानेंट इंस्टीट्यूशंस है। प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी विद द व्यू ऑफ मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने में, मतलब मेंटेनिंग ऑर्डरली एक्सचेंज एग्रीमेंट्स में अमंग्स द कंट्रीज में है। उसके बाद मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट है, रिस्पेक्ट इन करंट ट्रांजैक्शन बिटवीन द मेंबर्स है। फंक्शन क्या है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, प्रोवाइडिंग मशीनरी ऑफ ऑर्डरली एडजस्टमेंट है, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेन करेंसी का और करंट इन्वेस्ट ट्रांजैक्शंस का। तो ये किसका काम है? आईएमएफ का। किसका काम है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। अगला आता है डब्ल्यूटीओ, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। वन ऑफ द की गेट नेगोशिएटेड वाज द डिसीजन टू स्टार्ट परमानेंट इंस्टीट्यूशन लुकिंग आफ्टर द प्रमोशन ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रेड अमंग्स द नेशन। द गेट वाज ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है किसमें? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। कब से? 1 जुलाई 1995 से गेट को ट्रांसफर कर दिया गया है किसमें? डब्ल्यूटीओ में। कब से? जनवरी 1955 से। हेडक्वार्टर का है इसका? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। WTO इज द परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल ट्रीटी रेटिफाइड बाय द गवर्नमेंट है। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO है। इंडिया है वो फाउंडिंग मेंबर है किसका? WTO का। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? यही है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड बैंक का किसमें है? वर्ल्ड बैंक का किसमें है? अभी आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक का किसमें है? वाशिंगटन में है। तो ये थे हमारे रैपिड, एक तरीके का रिवीजन, जिसको मोटा मोटा पॉइंट बोलते हैं कि हम मेन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।